हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे जेई मास्टर एक्सप्रेस बैच में नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के लेक्चर नंबर 1 के बारे में। देखो बेटा, क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा इन क्वेश्चन लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट भी आ सकता है जो आपने पढ़ा तो है। अब उसी को मैं जो है इसमें यूज भी करूंगा। तो मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में एल्डिहाइड कीटोन के ज्यादा क्वेश्चन करवाए थे। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसकी अम्लीय प्रकृति ही अब आपके सिलेबस में है जेई मेंस में, जो उसके बाकी जो अभिक्रिया थी वो नहीं है। परंतु वो अभिक्रिया कभी ऐसे क्वेश्चनों में आ सकती है जैसे ए से बी बना, बी से सी बना। इस वजह से मैं उनको कवर करवाने के लिए आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन उनके भी कराऊंगा। यहां पर दे रखा है आप कैसे ब्यूटेन 2 ओन को प्रोपेनोइक अम्ल में परिवर्तित करेंगे। अब ब्यूटेन 2 जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो होता है CH3 ई डबल बॉन्ड O और CH2 और CH3, राइट। अब यहां पर क्या दे रखा होगा बेटा, CH3। अब यहां पर क्या दे रखा होगा बेटा, यहां पर हमारे पास रिएजेंट है, उनका प्रयोग करना है। पहला रिएजेंट टोलन अभिकर्मक। टोलन अभिकर्मक एल्डिहाइड की अभिक्रिया देता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। फिर उसके बाद फेलिंग विलियन। फेलिंग विलियन का जो टेस्ट होता है वो भी एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते, तो ये भी नहीं हो सकता। अब अगर आप ध्यान से देखो NaOH और I2 का मिक्सचर आपको याद दिलाएगा एक नाम वाली अभिक्रिया का जिसको कहते हैं हम लोग आइडोफॉर्म अभिक्रिया। पर आइडोफॉर्म अभिक्रिया की एक खास बात ये होती है कि उसको वही एल्डिहाइड कीटोन दे सकते हैं जिनके पास CH3CO ग्रुप हो, अर्थात इस ब्यूटेन 2 ओन के पास CH3CO ग्रुप है तो भाई ये जो है आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। ये बात पहली चीज हमारे पास क्लियर हो गई। फिर दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि आइडोफॉर्म अभिक्रिया में होता क्या था। आइडोफॉर्म अभिक्रिया में आपको याद होगा कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन रखने वाला जो कार्बन था ये बॉन्ड ऐसे टूटा करता था। हालांकि सर ने मैकेनिज्म से करवाया होगा, ठीक है, मैकेनिज्म से मैं भी करवाऊंगा अगर आपको जरूरत पड़े, लेकिन क्योंकि आप पढ़ चुके हो, ये रिवीजन है तो आपको याद दिला रहा हूं कि ये वाला बॉन्ड टूटा करता था। मतलब एक कार्बन का आपके पास क्या बनता था, आइडोफॉर्म। तो ये कार्बन तो अपने आप में आइडोफॉर्म में परिवर्तित हो जाता था बेटा। और इधर अगर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक सोल्ट बनता था, मतलब लवण बनता था सोडियम के साथ। तो भाई कार्बोक्सिलिक सोल्ट क्या बना हमारे पास, CH3 CH2 COO माइनस और Na+, ये लवण बना। और भाइयों अब मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि इसमें ये क्षारीय लवण है एक तरीके से, तो इसके एक्सेस ऑफ NaOH को यानी NaOH के अधिक्य को करने के लिए हमने बाद में H+ मिलाया, मतलब एसिड डाल दिया। एसिड जैसे ही आप डालोगे तो Na खत्म हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। तो भाई अगर आप लोगों को ये बताना हो कि वो कौन सा माध्यम है जिससे आप ब्यूटेन 2 ओन से प्रोपेनोइक अम्ल बना सकते हो, तो वो हमारे पास विकल्प सी होगा। पहले आइडोफॉर्म टेस्ट करो, आइडोफॉर्म अभिक्रिया करो, फिर उसके बाद एसिड डाल देना। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न अभिक्रिया का उत्पाद D है। यानी आपको यहां पर ढेर सारी अभिक्रिया है और अलग अलग चैप्टर का तड़का है, मतलब हर चैप्टर से एक रिएक्शन लेकर बाद में पूछा है कि D क्या होगा। अब CH3Cl के साथ जब KCN अभिक्रिया करेगा तो आप लोग ये बात जानते होंगे बेटा कि मिथाइल क्लोराइड SN2 अभिक्रिया दे सकता है। और यहां पर KCN क्योंकि एक आयनिक यौगिक है तो ये कहीं ना कहीं K+ और बेटा Cn- की फॉर्म में रहता है। तो साइनाइड क्या काम करता है बेटा, यहां पर अटैक करेगा कार्बन पे और Cl को बाहर निकाल देगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 साइनाइड। फिर उसके बाद आपने जल मिलाया यानी जल अपघटन किया। आपको याद होगा सर ने भी बताया होगा कि साइनाइड का जल अपघटन करने पर वह कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर CH3 COOH आपके पास बन गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करना, ठीक है। अमोनिया के साथ अभिक्रिया करने पर हमारे पास एक लवण बनता है अमोनियम एसीटेट, क्योंकि ये एसिड है और ये क्षार होता है। तो CH3COO और NH4 अमोनियम एसीटेट करके एक लवण बन गया। उसके बाद आपने क्या काम करा बेटा, जल मतलब गर्म कर दिया। अब यहां पर गर्म करने पर दो चीजें हो सकती हैं, मतलब जल का अणु निकलता है, एमाइड बनता है पहले, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा हुआ होगा कि यहां से एक अणु आपने जल का निकाला पहले, CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2। फिर चेक करा कि भाई क्या यहां पर ये ग्रुप में कहीं दे रखा है विकल्पों में, तो आप कहोगे नहीं सर यहां पर जो है कहीं पर भी हमारे पास एमाइड तो नहीं दिया हुआ। तो फिर ऐसा हुआ होगा बेटा कि आपने इतना गर्म किया होगा कि यहां से एक अणु जल का फिर से निकल गया होगा, अर्थात दोनों हाइड्रोजन यहां से और एक ऑक्सीजन यहां से जब निकला होगा तो हमारे पास CH3
CN ये बन गया होगा। ठीक है, तो बेसिकली मिथाइल साइनाइड या मिथाइल नाइट्राइल जो है इथाइल नाइट्राइल ये बनेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। इसको आपको टिक करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए अगले बार बात करते हैं भाई अगले क्वेश्चन में। यहां पर क्वेश्चन दिया है कि जब प्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का सूत्र होता है CH3 CH2 CH2, ये प्रोपाइल है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब MgBr है, और ये अभिक्रिया करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये अभिक्रिया आप लोगों ने पढ़ी होगी क्लास में, सर ने बताई होगी कि भाई कार्बन ऑक्सीजन में ये पार्शल यानी आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश रखेगा, और कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना, इलेक्ट्रोफिलिक होता है। और मैग्नीशियम धातु है, कार्बन अधातु है। धातु की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है और अधातु की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, तो यहां पर आप ऐसे मान सकते हो नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 और भाई CO माइनस डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि यहां पर कौन सा अम्ल जो है बना होगा। प्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो ठीक है। अब भाई उसके बाद ऐसा हो सकता होगा कि आपने जल अपघटन कर दिया होगा या कहीं से H+ आ गया होगा, तो H यहां लग जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 और CH2 और COH डबल बॉन्ड, या इसको आप COOH ग्रुप भी कह सकते हो। तो हमें ये बताना है कि इनमें से जो विकल्प है वो कहीं छाटो, देखो है कि नहीं। क्या यहाँ पर 3 कार्बन का एसिड बनेगा? नहीं, यहाँ पर 4 कार्बन का बन रहा है। C3H7 होता तो ठीक था ये, लेकिन यहाँ पर C3H7 है, पर यहाँ पर C3H3 दे रखा है तो गलत है। C2H5COH गलत है, A और B दोनों हो नहीं सकते। ठीक है, तो उपरोक्त में से अभी हम कहेंगे भाई उपरोक्त में से कोई भी नहीं है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखोगे, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। X में हमने मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड डाला, फिर जल अपघटन किया, MgOHI और बेटा जी CH3COH बना। निम्न अभिक्रिया में यौगिक X क्या होगा? अच्छा जी, तो भाई अगर हमारे पास यहां पर RMgX है, ठीक है, और एल्डिहाइड की अभिक्रिया जब हम इससे करते हैं, मिथाइल मैग्नी RMgX से एल्डिहाइड की करते हैं, तो यहां पर बेटा जी हमें अल्कोहल प्राप्त होता है 2 डिग्री। CO2 के साथ अभिक्रिया करके देखते हैं। ठीक है, और भाई आप लोग ये समझना कि अगर मेरे पास CO2 रही होगी और यहां पर मैंने CH3 MgI लिया होगा, तो मैं ये बात जानता हूं कि यहां पर लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज इसने अटैक करा होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए होंगे, तो हमारे पास CH3 CO माइनस और डबल बॉन्ड O, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, वो डिपेंड करता है। अब यहां पर क्या होगा, MgI आया, तो MgI जो है, जो पॉजिटिव वाला पार्ट था MgI प्लस, वो ऐसे लग जाएगा। बाद में आपने क्या कर दिया बेटा जी, जल अपघटन, यानी आपने पानी डाल दिया, और पानी के 2 कंपोनेंट होते हैं H+ और OH माइनस, तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो यहां पर H+ चला गया और यहां पर OH माइनस चला गया, तो हमारे पास CH3 COOH ये बन गया बेटा, और MgOHI हमारे पास एक ये बन गया। तो भाई बेसिकली हमारे पास वो यौगिक जो X होगा वो CO2 होगी। आप लोगों ने यह अभिक्रिया एल्डिहाइड वाले चैप्टर में पढ़ी होगी, और यह अभिक्रिया बेटा आपने RMgX की कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ी होगी, एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ी होगी, जहां पर 2 डिग्री अल्कोहल, यहां पर 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ता हूं। अब जरा देखो भाई आगे कहानी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक क्रम इंगित गुणों के संगत गलत है? फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और प्रोमोइक अम्ल, इसमें अम्लीय सामर्थ्य के हिसाब से दिया गया है। फॉर्मिक अम्ल का मतलब होता है H C डबल बॉन्ड O OH, एसिटिक अम्ल का मतलब होता है CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और प्रोपेनोइक अम्ल का मतलब होता है CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O OH। आपको याद होगा बेटा, मैंने आपको GOC में बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाया था,
आज मैं उसका यूज करवा रहा हूं। इन सभी एसिडों में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो समान है, जो अलग है वो क्या है, HCH3 और इथाइल ग्रुप। यानी यहां पर जो प्लस आई इफेक्ट होगा, उस प्लस आई इफेक्ट की वजह से आप लोग जानते हैं कि अम्लीय सामर्थ्य कम होता है। तो यहां पर प्लस आई सबसे ज्यादा है तो अम्लीय सामर्थ्य क्या होगा, सबसे कम। तो यहां पर प्रोपेनोइक अम्ल सबसे कम, फिर एसिटिक अम्ल, फिर फॉर्मिक अम्ल। तो भाई ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट तो एक तरह से सत्य हो गई। अब दूसरा देखो, फ्लोरो एसिटिक अम्ल और ब्रोमो एसिटिक अम्ल अम्लीय सामर्थ्य। फ्लोरो का मतलब इसका फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो माइनस आई ज्यादा होगा, फिर क्लोरो है तो माइनस आई, ब्रोमो है तो माइनस आई। तो बेटा फ्लोरो का माइनस आई ज्यादा होता है तो एसिटिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। क्लोरो का थोड़ा कम होता है तो फ्लोरो से कम, लेकिन क्लोरो ब्रोमो से अधिक विद्युत ऋणात्मक है तो माइनस आई ज्यादा होगा, और माइनस आई के बढ़ने पर एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस में है और आ सकते हैं। फिर हमारे पास बेंजोइक अम्ल, फिनोल, साइक्लोहेक्सेनॉल। ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फिनोल से ज्यादा अम्लीय होते हैं, और जो फिनोल है वो अल्कोहल से ज्यादा होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी बेटा जी, सत्य हो गई। एनिलीन, साइक्लोहेक्सिलामीन और बेंजामाइड क्षारीय सामर्थ्य, फिर यही असत्य होगा हमारे पास। ठीक है भाई, अगर 3 सत्य आ गए तो ये हो गया, क्योंकि साइक्लोहेक्साइलामीन और एनिलीन में आप लोग देखोगे ना, और वो भी क्षारीय सामर्थ्य। तो आप लोग थोड़ा देखना बेटा, जो एनिलीन होता है उसमें बेंजीन रिंग के साथ NH2 होता है, और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन अनुनाद में जा सकते हैं रिंग के साथ। साइक्लोहेक्साइलामीन क्या होता है बेटा कि यहां पर NH2, तो ये इलेक्ट्रॉन अनुनाद में जाते नहीं, स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन पे रहते हैं। तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है तो क्षारीय क्षमता इसकी ज्यादा होती है एनिलीन की तुलना में, लेकिन यहां पर दे रखा है गलत, तो इसीलिए असत्य है, और इसी को आप स्टेटमेंट में भर दोगे और आगे चल दोगे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अम्ल व्युत्पन्नों यानी उसके डेरिवेटिव जैसे एसिल क्लोराइड, एस्टर, एनहाइड्राइड की अभिक्रिया क्या कहलाती है, और एस्टर का क्षारीय जल अपघटन कहलाता है। ठीक है, एस्टर का क्षारीय जल अपघटन कहलाता है। आप लोग जानते भी होंगे इसको साबुनीकरण में प्रयोग करा जाता है, तो उसको हम साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, एस्टर बनते हैं। क्योंकि देखो, अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड चाहे वो एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करे, एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करे, तो एस्टर बनता है, फिर उसका जल अपघटन करा जाता है उसके सोल्टों का। ठीक है, तो हमारे पास साबुनीकरण जो है उसको कहते हैं हम, एस्टर का क्षारीय जल अपघटन। हाँ भाई ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्रियाशीलता का क्रम आप लोगों को बताया होगा सर ने कि बेटा ये कार्बोक्सिलिक के अवयव है, अब इनकी हमें क्रियाशीलता चेक करनी है। तो RCOX मतलब हेलोजन, RCO O T डबल बॉन्ड O ये एनहाइड्राइड होता है, और भाई उसके बाद RCO OR एस्टर, और फिर हमारे पास RCO एमाइड ऐसे होता है बेटा। तो आप थोड़ा समझना बेटा, इस कार्बन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ज्यादा होगी, और इन सभी के सभी स्पीसीज में ये ग्रुप समान है, तो इनमें ही तुलना करनी है आपको। अब आप सोचो, हेलोजन जो है वो थोड़ा सा माइनस आई लगाता है क्योंकि उसका प्लस M थोड़ा कम होता है, क्योंकि अगर यहां पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लोगे आप लोग तो उसका जो कक्षा है, सेल है, वो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। और कार्बन कौन सी सेल की है, सेकंड सेल, तो सेकंड सेल और थर्ड सेल के बीच में ओवरलैपिंग अतिव्यापन उतना अच्छा नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हेलोजन का माइनस आई लेते हैं, सर ने बताया होगा। तो यहां पर माइनस आई इफेक्ट आया। अब क्या हुआ कि यहां पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर यहां पर भी है, ये इसके साथ अनुनाद कर सकते हैं, तो इसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे, परंतु ये इलेक्ट्रॉन अनुनाद इधर भी कर सकते हैं। इसीलिए इसकी तुलना में और इसकी तुलना में अगर आप करोगे और इसमें देखोगे तो माइनस आई और प्लस M की तुलना में आप कहोगे कि सर यहां पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन पे वो ज्यादा होगा। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर देता होगा, तो इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो गई होगी। फिर जब इन दोनों में आप तुलना करोगे तो इसको, ये इलेक्ट्रॉन सीधा इसके साथ अनुनाद करेंगे, पर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन कभी इसके साथ तो अनुनाद करते हैं लेकिन कभी इधर भी करने लगते हैं, जिससे इनकी जो अवेलेबिलिटी होती है, उपस्थिति होती है इस कार्बन के लिए उतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि ये इसके चक्कर में दूसरे को छोड़ नहीं सकता या फिर दूसरे में बटा रहता है। इसको आप क्रॉस अनुनाद भी कहते थे। ठीक है,
तो इस वजह से यहां पर हम कहेंगे कि यहां पर प्योर ये आदमी इसी से मतलब इसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है दे रहा है दे रहा है दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर कार्बन का जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा कम होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, लेकिन कभी कभी भूल गया देना, कभी कभी इसके साथ रेजोनेंस कर गया या अनुनाद कर गया, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज इसकी तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसीलिए ये क्रियाशील ज्यादा होगा। अब जब आप बात करोगे एस्टर में और एमाइड में, यहां पर भी प्लस एम लग रहा है इसका और यहां पर भी प्लस एम लगेगा नाइट्रोजन का, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में तुलना करोगे तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है बेटा, कम। अब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, तो जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिलेंगे इस पर पॉजिटिव चार्ज उतना कम होगा और क्रियाशीलता उतनी कम हो जाएगी। तो एमाइड सबसे कम होना चाहिए, एसिड हैलाइड सबसे ज्यादा होना चाहिए। अब देखो भाई, एमाइड सबसे कम यहां दिया हुआ है, एमाइड सबसे कम यहां पर दिया हुआ है, एसिड हैलाइड बस हो गया खत्म क्वेश्चन, यही है बी, इसी को टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि RCOO को आपने RCH2OH का अम्ल का अल्कोहल में अपचयन किया है, प्रतिरूप केवल निम्न द्वारा प्रभावित हो सकता है, ZnHCl, Na अल्कोहल, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाइल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो सर ने आपको एक बात बताई होगी, मैं थोड़ा सा उसी को रिवाइज करवा रहा हूं। जैसे मेरे पास कोई भी एसिड हैलाइड है RCO और X, फिर मैंने एल्डिहाइड लिख दिया RCOH, फिर मैंने यहां पर लिख दिया कीटोन RCO और R, फिर मैंने लिख दिया बेटा जी एस्टर RCO, ठीक है, RCO और भाई OR, और फिर मैंने यहां पर लिख दिया RCO एसिड, और भाई फिर मैंने यहां पर लिख दिया RCONH2। सर ने सेम ऐसे ही लिखवाया होगा क्रियाशीलता का ऑर्डर। और भाइयों मैं आपको बताना चाहूंगा, और यहां पर ऐसे रिएजेंट लिखे होंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, और सर ने लिखवाया होगा फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, और फिर लिखवाया होगा B2S6 डाइबोरेन THF, ठीक है, और अम्लीय माध्यम। तो इसमें क्या होता है कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, ये सबको रिड्यूस कर देता है, मतलब सभी को क्या कर देगा, ये अपचयित कर देगा। और बेटा NaBH4 जो है वो सिर्फ एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड और कीटोन को अपचयित करता था, बाकी किसी को अपचयित नहीं करता था। और जो B2S6 है वो इधर से किसी को अपचयित नहीं करती थी, वो एसिड को और एमाइड को अपचयित करती थी, और एमाइड अपचयित होता है एमीन में और बाकी सारे अल्कोहल में हुआ करते थे। तो इस वाले जब सेलेक्टिव आपको समझे, सर ने समझाया होगा भाई कि भाई इसको सेलेक्टिव ऑक्सीकरण व अपचयन कहते हैं, ठीक है, वैसे कि सेलेक्टिव अपचयन है। तो आपने देखा होगा कि भाई एसिड को रिड्यूस करने की जो औकात है अल्कोहल में, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल बनाया गया है, वो दो रिएजेंट में है, ध्यान से देखना, या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या B2S6 THF। तो यहां पर B2S6 THF तो दे नहीं रखा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा है, तो आप डी को टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे, बाकी किसी में इतनी औकात है नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन दे रखा है एसिटिल क्लोराइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचित किया जाता है तो निर्मित उत्पाद क्या होता है। यह आप लोगों ने पढ़ा होगा अल्कोहल वाले चैप्टर में, ये एसिड क्लोराइड है एसिटिल, यहां पर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया होगा बेटा। आप लोग जानते हो कि लिथियम प्लस और एल्यूमिनियम हाइड्राइड आयन अलग हो जाएंगे क्योंकि आयनिक यौगिक है, और एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि भाई एल्यूमिनियम पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब आप सोचने की कोशिश करिए, दुनिया में कोई भी धातु अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज बर्दाश्त करना चाहेगी? आप कहोगे नहीं सर, हमने 9वीं क्लास से पढ़ा है कि कोई भी धातु अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त कर सकती है लेकिन नेगेटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इस वजह से ये हाइड्रोजन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर भागता है, इस पर अटैक करता है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं और वापस आते हैं और ये Cl ग्रुप बाहर निकल जाता है। तो यहां पर पहले हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 T डबल बॉन्ड O, और यहां पर H अटैक करता है तो भाई H लग जाएगा। आप लोग ये जानते होंगे कि एल्डिहाइड कीटोन को भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कर सकता है, तो हमारे पास फिर से Li, ये मैंने मैकेनिज्म के द्वारा बता रहा हूं, LiAlH4, तो फिर से वही AlH4 का दोबारा से आएगा अणु, वो इस पर अटैक करेगा बेटा। अटैक करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए तो यहां पर CH3 CO माइनस H2 हो जाएगा। अब इसका आप जल अपघटन करोगे, थोड़ा पानी डालोगे H2O, तो बेटा यहां पर H लग जाएगा, तो यहां पर अल्कोहल बना करता था। और याद फिर इसको आप ऐसे याद रख लो
कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन सब को रिड्यूस करता है अल्कोहल में, बस एमाइड को रिड्यूस करेगा एमीन में। ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप देखते ही क्वेश्चन को टिक कर दोगे। तो भाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है इसको कन्वर्ट कर देगा 2 कार्बन का अल्कोहल, 2 कार्बन का अल्कोहल कहलाता है इथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर बी को आप टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। अब पानी पिए भाई, 1 मिनट। अब देखो बेटा आगे, अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड Cl2 और यहां पर आपके पास फॉस्फोरस है। तो आपको याद होगा बेटा जी कि यहां पर अल्फा कार्बन से हम हाइड्रोजन हटाते थे, ठीक है, और इसको हम हेल बोलहार्ट जेन्स की अभिक्रिया कहते थे, और यहां पर Cl लग जाता था। ठीक है, तो क्लोरीनीकरण हुआ करता था यहां पर, वो भी अल्फा पोजीशन पर। तो भाई इसको तो सीधा सीधा फेवरेट रिएक्शनों में आती होगी आपके। अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई, इन्होंने कहा है CH2 डबल बॉन्ड CH COH को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयित किया जाता है तो प्राप्त यौगिक होगा। देखो बेटा, अगर हमारे पास कभी भी CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये एल्कीन है, ठीक है, ये वाली एल्कीन है, या फिर हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड कोई भी फ्री एल्कीन है, और आप उसकी अभिक्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराते हो, तो बेटा यहां पर अपचयन नहीं होता। तो हम कहेंगे अपचयन नहीं, या कोई अपचयन, अरे हिंदी में नो रिडक्शन, नो रिडक्शन। और भाई यहां पर भी हम लिखेंगे नो रिडक्शन। अब पूछोगे आप क्यों सर? देखो, वास्तव में जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं स्वतंत्र रूप से, वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व। और आप लोग जानते होंगे जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो नाभिक स्नेही होते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे पास? नाभिक स्नेही। क्या हो गए ये? नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफाइल। और जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, अगर आप ध्यान से देखो बेटा, एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, उसमें भी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लेकर ही हाइड्रोजन बाहर जाता है। यानी तो फिर हाइड्राइड भी, ये भी क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन लेने वाला स्पीसीज। तो ये भी क्या होगा बेटा? एक तरह का नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही के साथ अभिक्रिया नहीं करता, नाभिक स्नेही के साथ अभिक्रिया नहीं करता, ये बात सर ने आपको बताई होगी। लेकिन जब कभी डबल बॉन्ड किसी कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, ठीक है, युग्मन में आ जाएगा, उस टाइम पर आप कर सकते हो। वो भी कैसे, जरा देखो। अगर मेरे पास कोई डबल बॉन्ड H है, CH2 डबल बॉन्ड CH है, और मैंने यहां पर C डबल बॉन्ड ऐसे कोई भी ग्रुप लगाया हुआ है, तो आप लोग जानते हो कि ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर चलते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन उठकर यहां पर आ सकते हैं। तो कार्बन पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज बन सकता है। यहां पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बनना उतना आसान है नहीं डायरेक्टली, क्योंकि पहले नाभिक है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज बन गया तो फिर तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और इसको जो है अपचयित कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये दिख रहा होगा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप को तो अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा ही करेगा, नो डाउट करेगा ही करेगा, अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। बट क्वेश्चन ये है कि क्या इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? अगर ये स्वतंत्र डबल बॉन्ड होता, जैसे एथीन में, प्रोपीन में, ब्यूटीन में, तो इसको रिड्यूस नहीं करता, अपचयित नहीं करता। पर अगर ये सीओ किसी सीओ के साथ मतलब अपचयन होकर किसी भी तरीके से यहां पर पॉजिटिव चार्ज अगर आ गया किसी डबल बॉन्ड पे, तो समझ जाना कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उसको भी अपचयित कर सकता है। तो इस वजह से आपको क्या करना है, जब आप एल्कीन का अपचयन करोगे तो एल्कीन बनेगा, और इसका अपचयन करोगे तो अल्कोहल बनेगा। तो सोचो भाई, ये अल्कोहल में कन्वर्ट होना चाहिए पहली चीज। यहां पर ये इसका अपचयन हुआ नहीं, तो मतलब ये वाला तो आंसर हो नहीं सकता। इसका अपचयन अल्कोहल में होना चाहिए, यहां पर एल्डिहाइड में दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता। अब बचा ये, यहां पर डबल बॉन्ड मेंटेन्ड है और यहां पर डबल बॉन्ड नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर सी को टिक करोगे, क्योंकि आपके इसके संयुग्मन में था ये। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट। इन्होंने बोला है बेंजाइल क्लोराइड किसके द्वारा बेंजोइक अम्ल में विचरित होता है? ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, सी डबल बॉन्ड O और Cl, और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है बेटा जी? बेंजोइक एसिड में। भाई बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये, ठीक है, चक्कर आ सकता है तुम्हें, फिर बाद में रोना मत। देखो हुआ क्या बेसिकली,
क्लोरीनेशन करोगे तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। अच्छा, बेंजोइल क्लोराइड बेंजोइक एसिड से बनाना है, विचलित, उल्टा बेटा, सॉरी उल्टा हो गया। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड से आपको क्या बनाना है, बेंजोइल क्लोराइड, क्योंकि यहां पर से लिखा हुआ है ना बेंजोइल क्लोराइड, तो आपको यहां पर अभिकर्मक बताना है कौन सा है। तो ध्यान से देखो बेटा, Cl2 जो है वो एल्केन के साथ हेलोजनीकरण करती है या क्लोरीनीकरण करती। थायोनिल क्लोराइड आपको याद होगा, ठीक है, SOCl2 जो डार्जन अभिक्रिया में प्रयोग होता है, ठीक है, ये पर ऑक्सी थायोनिल क्लोराइड है। पर यहां पर थायोनिल क्लोराइड ऐसा होता था जिसका काम हुआ करता था किसमें, कि वो OH ग्रुप को Cl में कन्वर्ट कर देता था। तो बेटा यहां पर अगर मैं इस OH ग्रुप को Cl में कन्वर्ट कर दूंगा तो मेरे पास बेंजोइल क्लोराइड बन गया। और यहां पर बाई प्रोडक्ट निकल बना करते थे HCl गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और सर ने आपको ये भी बताया होगा कि ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, बहुत बढ़िया होती थी, क्योंकि इससे आप प्योर फॉर्म में प्रोडक्ट बना सकते हो। और जो HCl और SO2 की अशुद्धि होती है वो गैस बनकर निकल जाती है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट अच्छी मात्रा में और शुद्ध मात्रा में मिलता था, और इस अभिक्रिया को हम डार्जन अभिक्रिया भी कहा करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, निम्न में से कौन सा एक परीक्षण दिए गए कार्बनिक यौगिकों में प्राथमिक एमिनो का समूह पहचानने के लिए प्रयुक्त युक्त होता है। बेटा प्राथमिक एमिनो, नाइट्रोजन कंटेनिंग हो गया, प्राथमिक एमिनो के लिए आइडोफॉर्म परीक्षण, विक्टर मेयर परीक्षण, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। आपको याद होगा कार्बिल एमीन अभिक्रिया वो होती थी जिसमें प्राथमिक एमीन, ठीक है, आपको मैं याद भी दिला देता हूं कि प्राथमिक एमीन अगर हमारे पास है और आप उसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और प्लस के क्लोरोफॉर्म और क्षार की उपस्थिति में कराते थे तो बेटा यहां पर आइसोसाइनाइड बनता था, NC, ठीक है, ऐसे बनता था। और इसको हम आइसोनाइट्राइल कहते थे। और इसी में से बहुत बदबूदार स्मेल आती थी, खटमल के मरे हुए जैसी स्मेल आती थी। और इसी टेस्ट को हम क्या कहते थे बेटा जी, हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते थे। हालांकि बाय प्रोडक्ट में आपके NaCl बनेंगे, वाटर बनेंगे, लेकिन सीधी सीधी बात है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो है वो 1 डिग्री एमीन का टेस्ट हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, एनिलीन किसके द्वारा प्राप्त हो सकता है, एनिलीन किसके द्वारा प्राप्त हो सकता है, बेंजोइल क्लोराइड तथा अमोनिया के द्वारा, बेंजामाइड का अपचयन, बेंजोमाइड का अपचयन, ठीक है, और ZnCl2 की उपस्थिति में फिलोन का अमोनिया, और बेंजोइक एनहाइड्राइड का तथा अमोनिया, बेंजोइक एनहाइड्राइड तथा अमोनिया। देखो बेटा अगर मैं बेंजाइल क्लोराइड की बात करूं, बेंजाइल क्लोराइड क्या होगा हमारे पास, C डबल बॉन्ड O, और भाई ये हो गया बेंजोइल क्लोराइड। और अमोनिया के साथ अगर आप अभिक्रिया करते हो इसकी NH, ये अमोनिया आपके पास ही होती है। तो बेसिकली यहां पर आप HCl बाहर निकाला करते थे, तो आप एमीन थोड़ा ही बना रहे हो, आप तो एमाइड बना लोगे। अब तो हमारे पास बेंजामाइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजामाइड। तो ये तो नहीं हो सकता भाई, हमें एनिलीन बनाना है। बेंजामाइड का अपचयन, अगर मेरे पास बेंजामाइड है, बेंजोमाइड क्या होगा, CH3CONH2, और मैं इसका अपचयन करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं बेटा जी, अपचयन। अपचयन करूंगा तो क्या होगा बेटा, ये कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटेगा, इधर हाइड्रोजन जाएगा, इधर हाइड्रोजन जाएगा, इधर टूटेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। ऊपर जल का अणु निकल गया और नीचे हमारे पास बेंजाइल एमीन बनेगा, ठीक है, बेंजाइल एमीन बनेगा CH2 और NH2। लेकिन आप सोचिए क्या ये एनिलीन है, आप कहोगे नहीं सर इसमें तो एक कार्बन है। एनिलीन तो ये तब होती जब नाइट्रोजन सीधा कार्बन के साथ जुड़ा होता, मतलब बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता। आगे देखो, ZnCl2 की उपस्थिति में फिनोल तथा अमोनिया, इसको भी फिनोल से दूर करते हैं, ठीक है। यहां पर बेंजोइक एनहाइड्राइड के बारे में बात करते हैं। बेंजोइक एनहाइड्राइड की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो बेंजोइक एनहाइड्राइड, ठीक है, आप लोगों को कुछ ऐसा दिखेगा कि ये हमारे पास CH3CO, ठीक है, O, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या चीज है, ठीक है। अब यहां पर एक मिनट, हाँ, बेंजोइक एनहाइड्राइड तथा अमोनिया। अब जब हम अमोनिया के बारे में बात करेंगे तो अमोनिया के साथ अभिक्रिया करा लेते हैं भाई।
तो आप लोग यहां से जल का अणु निकाल दोगे तो हमारे पास बेंजामाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजामाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर नाइट्रोजन कभी भी इस वाले कार्बन के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता और ये तो हुआ ही नहीं था। अब सी की बात करते हैं, फिनोल तथा अमोनिया। फिनोल तथा अमोनिया में अगर आप ध्यान से करोगे भाई, फिनोल ये है, ठीक है, और यहां पर आपने और ZnCl2 लिया है। तो बेटा आपको कुछ याद होगा कि ये ऑक्सीजन के साथ ऐसे करके ये होता है हमारे पास, इसके पास ना ये एक लुईस अम्ल की भांति व्यवहार कर सकता है, ZnCl2 एनहाइड्रस, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं तो इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ArSN2 अभिक्रिया, बेंजीन रिंग की ArSN2 अभिक्रिया, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर आएंगे, फिर ये वापस जाएंगे, तो यहाँ पर फिर वो इस तरीके से ग्रुप पूरा हट जाएगा और हमारे पास नाइट्रोजन कनेक्ट डायरेक्ट से जुड़ जाएगा किसके साथ? बेंजीन रिंग के साथ। तो हमारे पास एनिलीन अगर बन सकती है तो सिर्फ इसी मेथड से बन सकती है जो हमारे पास सी विकल्प में दिया गया है। इसी को टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सी एमीन नाइट्रोजन देने के लिए नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया नहीं करेगा? आपको याद होगा बेटा जी, 1 डिग्री एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ नाइट्रोजन डाइक्लोराइड सॉल्ट बनाता था, यानी कोई अगर हमारे पास एलिफेटिक डाइजोनियम क्लोराइड होगा तो उससे अल्कोहल बन जाया करता था। लेकिन जो 3 डिग्री एमीन है या 2 डिग्री एमीन है वो हमारा अभिक्रिया ही नहीं करता था, किसके साथ? मतलब 3 डिग्री तो करता ही नहीं था HNO2 के साथ, ठीक है। ये हमारे पास नाइट्रोजन एक कार्बन के साथ जुड़ा है तो 1 डिग्री एमीन हो गया बेटा। यहां पर नाइट्रोजन एक कार्बन के साथ जुड़ा है तो 1 डिग्री एमीन हो गया बेटा, ठीक है। यहां नाइट्रोजन एक कार्बन के साथ जुड़ा है तो 1 डिग्री एमीन हो गया हमारे पास ये भी। और यहां नाइट्रोजन 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि CH3 के 3 है, तो हमारे पास 3 डिग्री एमीन है। तो अब आप सोच लो बेटा कि 3 डिग्री एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, तो विकल्प डी हो जाएगा बेटा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसी को हम टिक कर देंगे और यही टेस्ट नहीं देगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, प्राथमिक तथा द्वितीयक एमीन किसके द्वारा विभेदित हो सकती है? ठीक है, आपको याद होगा हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन थायोनिल क्लोराइड, जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री आयोडीन के बारे एमीन के बारे में हम लोग पता करते थे, टेस्ट हुआ करता था यहाँ पर। तो देखो ये तो हमारे पास Br2KOH का तो उससे लेना देना है नहीं, HClO4 अमोनिया कोई लेना देना नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहते थे। हिंसबर्ग अभिकर्मक, और ये अभिकर्मक प्रयोग में लाया जाता था किसमें बेटा जी? 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन के बीच में अंतर प्राप्त करने के लिए या ज्ञात करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, एनिलीन को ब्रोमीन जल के अधिक्य के साथ उपचयित करने पर यह देता है, ठीक है। एनिलीन को ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करनी है, तो बेटा आपने अभिक्रिया पढ़ी होगी इस तरीके से, यहां पर एनिलीन है और आपने अगर ये अभिक्रिया ब्रोमीन एक्वस में करवाई, मतलब जल में करवाई, और आपके पास इस तरीके से ब्रोमीन यहां पर NH2 है, पर आपने ये अभिक्रिया अगर क्लोरोफॉर्म में या CCl4 में करवाई, तो आपको याद होगा इस अभिक्रिया का जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता था Br+ ब्रोमाइड, और इसका यहां पर भी क्या होगा बेटा जी? Br+। पर आप लोग जानते होंगे कि आपका जो सॉल्वेंट है, विलायक जितना ध्रुवीय होगा इलेक्ट्रोफाइल उतने ज्यादा बनेंगे, यानी प्लस माइनस वाले बॉन्ड ज्यादा टूटेंगे, विषमांगी विदलन ज्यादा होगा। तो यहां पर वैसे तो हम लोग जानते हैं कि भाई ये हमारे पास NH2Br है, +M प्रभाव लगाता है, ठीक है, तो इसके ऑर्थो और पैरा पे बनना चाहिए जो भी आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा। पर क्योंकि NH2 का +M बहुत ज्यादा होता है इसीलिए, और यहां पर Br भी बहुत सारे हैं ध्रुवीय विलायक में, तो बेटा सारी ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ठीक है, एक साथ मतलब सब जगह Br लग जाता है। तो यहां पर हम कहेंगे कि भाई बेंजीन रिंग आपके पास ऐसे रही, ये हमारे पास NH2 है, तो ये भी ऑर्थो पोजीशन यहां पर Br, पैरा पोजीशन यहां पर Br, और बेटा जी
फिर ऑर्थो पोजीशन Br, तो उसको हम 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन भी कहा करते हैं। तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन ही इसको हम कहेंगे। तो हम विकल्प डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहां पर एनिलीन है, क्लोरोफॉर्म है और KOH है। और आपको याद होगा यहां पर क्या बना करता था बेटा जी, यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट बना करता था कि जो एनिलीन है ये आइसोनाइट्राइल में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो इसको हम बोलेंगे फेनिल आइसोसाइनाइड, बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल एमीन। तो हम कहेंगे बेटा जी फिनाइल आइसोसाइनाइड इसको कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये फिनाइल रिंग है और ये आइसोसाइनाइड ग्रुप है। तो भाई इस रिएक्शन का नाम हुआ करता था कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये आपने पढ़ी होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, हॉफमैन निम्नीकरण अभिक्रिया में एमाइड के कार्बोनिल कार्बन से नाइट्रोजन परमाणु केवल एल्किल ग्रुप का प्रवासन होता है। पहली स्टेटमेंट दे रखी है बेटा। और दूसरी स्टेटमेंट में दे रखा है कि हॉफमैन निम्नीकरण मतलब डिग्रेडेशन अभिक्रिया में समूह इलेक्ट्रॉन न्यून परमाणु यानी इलेक्ट्रॉन न्यून परमाणु पर प्रवासित होता है। प्रवासित मतलब रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म के द्वारा बताऊंगा कि भाई एक्चुअल में हुआ क्या था। दोस्तों ये हमारे पास होता है एमाइड आर, ये क्या होता है हमारे पास एमाइड आर, C डबल बॉन्ड O और NH2। हॉफमैन डिग्रेडेशन अभिक्रिया में पहले ब्रोमीन का एक अणु आता है, ठीक है, और बेसिकली उससे भी पहले क्या होता है, एक क्षार आता है, जो हम लोग क्षार भी लेते हैं यहां पर, ठीक है। एक क्षार आएगा OH माइनस, वो यहां से जल निकाल लेगा और R C डबल बॉन्ड O NH लोन पेयर नेगेटिव चार्ज ये बनेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल तैयार हो गया। अगले स्टेप में क्या करता है बेटा, ये Br के साथ अटैक करता था, तो एक Br बाहर निकल जाता था, तो हमारे पास RCO NH, ठीक है, और Br ये बन जाया करता था, ठीक है। अब देखो भाई अगले स्टेप में क्या होगा। अगले स्टेप में क्षार फिर से आएगा, ठीक है, क्षार फिर से आएगा और यहां पर आपको याद होगा इस H को हटा देगा। तो हमारे पास होता था RC मतलब OH माइनस क्या आया है और उसने H प्लस को हटा दिया, तो यहां पर एक तरीके से जल जो है बाहर निकल जाएगा। अगर हम यहां पर OH माइनस डालते हैं, प्लस OH माइनस का मतलब है क्षार का आना, माइनस H2O का मतलब है H प्लस को लेकर हट जाना। तो यहां पर RC डबल बॉन्ड O N एक लोन पेयर और ऋणात्मक चार्ज और Br। अब क्या होगा बेटा, यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये हमारे पास ये हो गया। अगले स्टेप में क्या होता है, बेसिकली यहां से Br माइनस हट जाता है, Br माइनस हट जाता है और आपके पास RC डबल बॉन्ड O N नेगेटिव चार्ज, नहीं नेगेटिव यानी सिर्फ लोन पेयर ऐसे रहता है। अब थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा आगे क्या होता था। बेसिकली क्षार आया, H प्लस हटा गया आपके पास, क्योंकि यहां पर एक लोन पेयर पहले से था, समझना। तो यहां पर जब नेगेटिव चार्ज, अब यहां पर दो लोन पेयर होंगे, आधे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे ना कि सर ये दो लोन पेयर कैसे आए यहां पर, तो दो लोन पेयर ऐसे आए बेटा, ठीक है। यहां पर पहले से ही दो लोन पेयर थे। अब हुआ क्या, जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा। Br माइनस जैसे यहां से हटा तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन ये रहे होंगे, यानी एक ऑर्बिटल कहीं ना कहीं नाइट्रोजन का खाली है। तो यहां पर कुछ ऐसा होता है बेटा कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर चलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन वहां पर आते हैं, फिर वापस आता है, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप टूट कर यहां पर चला जाता है, ठीक है। ये नाइट्रीन बनती है, नाइट्रीन, ठीक है। फिर यहां पर आइसोसाइनेट वगैरह बनते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो आर ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, वो प्रकाशित हो रहा है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज पर, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है नाइट्रीन पर, उस पर प्रवासित हुआ है, सॉरी प्रवासित का मतलब है रीअरेंजमेंट होना। और यहां पर स्टेटमेंट 1 में क्या लिखा हुआ था बेटा, हॉफमैन निम्नीकरण अभिक्रिया में एमाइड के कार्बोनिल कार्बन से नाइट्रोजन परमाणु केवल एल्किल समूह का प्रवासन होता है। मतलब ये कह रहा है कि केवल ऐसा हुआ कि ये हट गया और नाइट्रोजन सीधा वहां चला गया, नाइट्रोजन पे लग गया डायरेक्ट। ऐसा थोड़ा हुआ कि यहां से यहां तक बनने में इतना सारा खेल हुआ इसकी क्रियाविधि में, और बाद में एल्काइल ग्रुप उस वाले नाइट्रोजन पर जाकर रीअरेंजमेंट या कह सकते हो प्रवासित हुआ जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी थी, है ना। तो ये नाइट्रीन थी बेसिकली। तो हम यहां पर कहेंगे बेटा
कि होफमान निम्नीकरण अभिक्रिया में समूह इलेक्ट्रॉन न्यून परमाणु पर प्रवासित होता है। तो यहां पर हो गई ये वाली स्टेटमेंट सत्य, ये क्या होगी बेटा, हमारे पास स्टेटमेंट हो गई हमारे पास सत्य, और ये हमारे पास स्टेटमेंट हो गई असत्य। अब ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2022 में आया हुआ था, ठीक है। तो यहां से आप क्या करोगे कि कथन एक असत्य और कथन दो जो है सत्य, इसको देखो चेक करो कहां पर है। कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है, तो विकल्प डी होगा, इसी को आप टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे बेटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इन्होंने कहा है निम्न अभिक्रिया अनुक्रम में निर्मित मुख्य उत्पाद को पहचानिए, जेईई मेंस 2022 जून में आया है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे बेटा कि Br2 जलीय माध्यम में और अमोनिया लिया हुआ है, तो पहले पद में तो आपकी अभिक्रिया ये होगी, ठीक है। मान लीजिए अगर आपके पास ये एनिलीन है और पहले पद में आपने ब्रोमीन वाटर ले रखा है Br2, वो भी जल ले रखा है H2O के साथ, तो यहां पर आपको पता था कि जब जल लेते थे तो यहां पर ध्रुवीय विलायकों में जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं वो बहुत ज्यादा उत्पन्न होते हैं। तो दूसरी पर, चौथी पर और ऐसे पांचवी पर Br लग जाया करते थे। फिर हमारे पास क्या हुआ करता था बेटा, NaNH2HCl, ये होता था हमारे पास HNO3, मतलब नाइट्रस एसिड बनाने का निर्माण। तो HNO2 लिया हमने, और जब हम HNO2 लिया करते थे तो यहां पर डाई एजोनियम क्लोराइड बना करता था बेटा। क्या बनता था, डाई एजोनियम क्लोराइड, डाई एजोनियम क्लोराइड ऐसे, एन ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl, और यहां पर Br, यहां पर Br और यहां पर Br ले लिया करते थे। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में H3PO3 एक अपचायक हुआ करता था, ठीक है। आप लोगों को याद होगा, अगर मैं अभिक्रिया CuCl2 से करवाता, Cu2Cl2 से करवाता तो इसको सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं, है ना। Cu2Br2 से कराता तो सेंडमेयर कहते थे। CuHCl से कराता था तो बेटा यहां पर हम इसकी बहुत सारी अभिक्रिया पढ़ चुके हैं डाइजोनियम सॉल्ट में। तो वहां पर गटरमान अभिक्रिया होती है, एक उलमान अभिक्रिया होती है, बाल सीमान अभिक्रिया होती है। लेकिन वहीं पर आप लोग ये भी जानते होंगे कि डायजोनियम सॉल्ट की अभिक्रिया अगर हम H3PO2 से कराते थे तो ये इसको अपचयित करता था, किसमें, बेंजीन रिंग में। तो ये ग्रुप हट जाएगा, यहां पर H लग जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या लग जाएगा बेटा जी, H लग जाएगा। तो हमारे पास जो मुख्य उत्पाद होगा, अब जब ये पूरा हट गया, यहां पर H लगा बेसिकली, तो हमारे पास दूसरे पर, तीसरे पर, पांचवें पर लग जाएंगे Br, ठीक है। तो मेन प्रोडक्ट हमारे पास होगा बेटा जी विकल्प सी, आप इसको टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ था, जेईई मेंस 2022 जून में आया था, निम्न अभिक्रिया के सापेक्ष दिए गए कथनों पर विचार कीजिएगा, ठीक है। यहां पर HNO3 दे रखा है H2SO4। आप लोग जानते होंगे HNO3 और H2SO4 का जो मिक्सचर होता है वो होता है नाइट्रीकरण मिक्सचर, या इसको हम कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दे रखा होगा। इसमें क्या होता था बेटा कि यहां पर ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट और मेटा प्रोडक्ट तीनों ही बना करते थे। अब इन्होंने क्या कहा है, ऑर्थो नाइट्रीकरण तथा पैरा नाइट्रीकरण प्रमुख उत्पाद है, पैरा नाइट्रीकरण तथा मेटा नाइट्रीकरण प्रमुख उत्पाद है। HNO3 अम्ल के रूप में कार्य करता है और H2SO4 एक अम्ल के रूप में कार्य करता है। देखो बेटा और हमारे इसके ऑप्शन देख रहे हैं, क्या दे रखे हैं, अच्छा ऑप्शन दे रखे हैं, अच्छा ऑप्शन नहीं दे रखे, ठीक है। इनमें से टुक करना है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये रिएक्शन जब आपने पढ़ी होगी बेटा, तो आप लोगों को याद होगा जब नाइट्रीकरण करवाया होगा सर ने NH2, तो एक बार NO2 ग्रुप लगाया होगा ऑर्थो पे, एक बार NH2 ग्रुप लगाया होगा, NO2 ग्रुप लगाया होगा मेटा पे, क्योंकि इसमें मेटा भी बनते हैं, और एक बार NH2 ग्रुप लगाया होगा पैरा पे NO2। और सर ने यह भी लिखवाया होगा कि ये हमारे पास 51% होता है, 51 से 52%, 51% होता है बेटा। ये हमारे पास 47% होता है, और ये हमारे पास 2% बनता है। तो जो मुख्य उत्पाद हुए वो कौन कौन से हुए, पैरा वाला और मेटा वाला। भाई ये तो 2% बना, कम बना एक तरीके से ऑर्थो वाला। तो हम कहेंगे ऑर्थो नाइट्रीकरण तथा पैरा नाइट्रीकरण प्रमुख उत्पाद है, ऐसा तो नहीं है। पैरा नाइट्रीकरण तथा मेटा नाइट्रीकरण प्रमुख उत्पाद है, तो आप विकल्प बी को टिक कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। HNO3 एक अम्ल के रूप में कार्य करता है, ये गलत है, क्योंकि जब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है तो HNO3 का स्ट्रक्चर होता है बेटा ये H
ओ एन डबल बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ये HNO3 का स्ट्रक्चर है। तो H2SO4 क्या करता है, अपना H प्लस देता है और यहां से वाटर निकलता है बेटा, तो हमारे पास H2 ये बन जाता है NO2 प्लस, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस आयन। तो यहां पर जो HNO3 है उसने OH दिया ना कि H प्लस, इसीलिए क्षार की भांति व्यवहार करता है, एसिड की तरह नहीं। तो जिसको ये लग रहा है कि HNO3 एक अम्ल की भांति व्यवहार करता है, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि H2SO4 एक अम्ल के रूप में भांति व्यवहार करता है, तो वैसे हाँ करता है, लेकिन इस अभिक्रिया के लिए नहीं, इस अभिक्रिया के लिए आपस में जो अभिक्रिया होती है उसके लिए अम्ल की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। और जो H2SO4 है, ठीक है, वो H2SO4 इस अभिक्रिया में एक तरह से उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है, क्योंकि बाद में जो H प्लस निकलेगा, क्योंकि जहां पर अटैक करता है NO2 वहां पर H प्लस निकलता है, वो H प्लस वापस से HSO4 माइनस को मिल जाता है। तो बेटा आप लोग जानते होंगे कि जो स्पीसीज किसी अभिक्रिया में प्रयोग में खर्च नहीं होती वो हमारे पास उत्प्रेरक कहलाता है। तो H2SO4 यहां पर उत्प्रेरक होगा, ना कि हम लोग एसिड उसको कहेंगे। और हमारे पास स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो जाएगी, इसको आप टिक करके आगे बढ़ जाओगे। अब जरा देखो अगला क्वेश्चन क्या है, जेई मेंस 2022 में आया था। एनिलीन के फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण में हम प्राप्त करते हैं ऑर्थो तथा पैरा प्रतिस्थापन के साथ एल्कीकृत उत्पाद, अम्लीय उपचार के बाद द्वितीयक एमीन, ठीक है, और एक एमाइड उत्पाद, और बेंजीन वलय पर धनावेशित नाइट्रोजन। देखिए बेटा, अगर मैं अभिक्रिया करता हूं ये वाली है, यहां पर एमीन है NH2, और यहां पर मैंने फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया करवाई, मान लो RX और भाई एनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 इस X को हटा लेगा, यहां पर कार्बोधनायन बन जाएगा, ऐसा हमें लगता है, ठीक है। बट बेटा वास्तव में कुछ ऐसा हुआ करता है यहां पर कि जो एनहाइड्रस AlCl3 है वो इसके साथ अभिक्रिया ना करके नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, वो इसके साथ अटैक करता है, और एनहाइड्रस AlCl3 मतलब RX की तो कार्बोधनायन तो बन ही नहीं पाता, मतलब ऐसा हुआ करता है पर ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे बेटा, आप लोग क्या करोगे यहां पर कि इसके साथ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है AlCl3, ये एक लुईस अम्ल है, इसका एक ऑर्बिटल खाली है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएंगे NH2 प्लस और AlCl3 नेगेटिव, ये हमारे पास लवण बन जाएगा। तो इन्होंने बोला है ऑर्थो तथा पैरा प्रतिस्थापन के साथ एल्कीकृत उत्पाद बनते हैं, नहीं देखो डायरेक्ट तो नहीं बनते हैं, अम्लीय उपचार के बाद, ठीक है, अम्लीय उपचार के बाद द्वितीयक एमीन बन सकती है, ठीक है। एक एमाइड उत्पाद बनता है बेंजीन वलय पर धनावेशित नाइट्रोजन, नहीं बेंजीन वलय पर धनावेशित नाइट्रोजन, बिल्कुल सही बात है, देखो ध्यान से, बेंजीन पर नाइट्रोजन जो है वो धनावेशित ही है, पॉजिटिव चार्ज है, तो शायद इसका मतलब होगा हिंदी में कि बेंजीन वलय पर धनावेशित नाइट्रोजन। वैसे बेटा थोड़ी हिंदी की मुझे भी थोड़ी दिक्कत है, लेकिन आप समझना कि इसका मतलब ये, अगर ये है कि नाइट्रोजन के ऊपर जो बेंजीन के ऊपर जो नाइट्रोजन है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी करेक्ट बात डी होगी, ठीक है, एमाइड इसमें बना नहीं। अब देखो बेटा यहां पर दिया गया है प्रोपेन 1 ऑल के एन ब्यूटिल एमीन के रूपांतरण में अभिकर्मों का क्रमागत योजन शामिल होता है, यह हमें बताना है। प्रोपेन 1 ऑल देखते हैं भाई, हमें क्या करना है, प्रोपेन CH3 CH2 ये प्रोपेन 1 ऑल है, इससे हमें क्या बनाना है बेटा, इससे हमें बनाना है एन ब्यूटाइल एमीन, मतलब CH3 CH2 और CH2NH2, ये बनाना है बेटा। देखो जरा ध्यान से यहां पर, तो HCl2 KCN, ये तो आंसर सोडियम, ठीक है, KCN CH3NH2 2 डिग्री एमीन बनती, तो भाई HCl इसका करेक्ट आंसर ए होगा बेटा।
कैसे जरा देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ होगा, ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ होगा, यहां पर, हाँ ये आपने पढ़ा भी होगा, SOCl2 हमने लिया। SOCl2 डार्जन अभिक्रिया कहलाती है और इसका काम क्या होता है, OH को हटाना और Cl को लगाना। तो यहां पर क्या हो गया बेटा, CH3 CH2 और CH2 और यहां पर Cl लग गया। फिर हमने दूसरे स्टेप में लिया KCN। KCN आप लोग जानते होंगे, यहां पर SN2 प्रतिस्थापित अभिक्रिया करेगा ये, ठीक है। SN2 अभिक्रिया में क्या होता है कि ये इस पर अटैक करा, Cl बाहर निकल गया, और ये Cl माइनस K के साथ जब चला जाएगा तो हमने एक तरीके से KCl बाहर निकाल दिया, और हमारे पास प्रोडक्ट बना CH3 CH2 और भाई CH2 और साइनाइड। अब हमारे पास आगे क्या है, आगे क्या है बेटा, आगे हमारे पास है, या तो हमने H2Ni लिया या सोडियम अमालगम अल्कोहल लिया। ये दोनों के दोनों ही अपचायक की भांति व्यवहार करते हैं, और ये अपचयन कुछ इस प्रकार से करते हैं, ध्यान से दिखाता हूं मैं कि C ट्रिपल बॉन्ड N जो है, इनमें से जब आप लोगों हाइड्रोजनीकरण करोगे निकल की उपस्थिति में, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, H और H जाएगा, ऊपर वाला पाई बॉन्ड टूटेगा, H और H जाएगा, तो ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में और ये बन जाएगा NH2 में। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 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 एंड देन NH2, ठीक है भाई। तो हमारे पास जो विकल्प हो गया वो विकल्प ए है, जिसको आपको टिक करके आगे बढ़ना है। चलो भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इनमें कहा है, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में तथा दूसरा कारण आर के रूप में चिन्हित है, ठीक है। तो इसने बोला है कि एनिलीन नाइट्रीकरण पर एनिलीन के ऑर्थो मेटा व पैरा नाइट्रो प्रोडक्ट बनते हैं। बात तो सही है भाई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सत्य है। और नाइट्रीकरण मिश्रण एक प्रबल अम्लीय मिश्रण होता है, उपरोक्त तथ्यों पर प्रकाश डालिए। देखो स्टेटमेंट ये भी सत्य है। अब यहां पर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था ही नहीं, अच्छा है क्या, ए तथा आर दोनों सत्य है, ए सही व्याख्या है। अच्छा हाँ, व्याख्या वाला क्वेश्चन है, ए तथा आर दोनों सत्य हैं किंतु ए की सही व्याख्या नहीं है। देखो बेटा वास्तव में ये सही व्याख्या है, क्यों है जरा समझाता हूं मैं आपको। अब हमारे पास ये होता है एनिलीन, ठीक है, और ये जो मिश्रण होता है ये प्रबल अम्लीय होता है H+, तो ये जो एनिलीन होता है इसका ये लगाता है NH3 पॉजिटिव, -I प्रभाव। और -I प्रभाव क्या लगता है बेटा जी, -I प्रभाव से इसकी ऑर्थो पर, मेटा पर और पैरा पर धनावेश चार्ज आएगा, वो भी थोड़ा सा, उसके हिसाब से हम दिमाग लगाएंगे। तो भाई -I के कारण यहां पर पार्शियल पॉजिटिव बहुत थोड़ा सा है, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव और कम है, और आखिर में जाकर ये पॉजिटिव चार्ज और कम हो जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो प्रेरण प्रभाव होता है, इंडक्टिव प्रभाव, वो दूरी पर डिपेंड करता है, और जितने पास से लगता है वहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचता है, और जितना दूर पर लगता है उतना कम खींचता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कम खींचे गए होंगे, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा यहां पर रहे होंगे पैरा पे। यहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा खींचे होंगे इसने, तभी यहां पर इलेक्ट्रॉन कम रहे होंगे। तो आने वाले जो इलेक्ट्रोफाइल है, यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, NO2+, वो सबसे ज्यादा तो लगे यहां पर 52%, 47% यहां पर और 2% यहां पर। यानी इसका ज्यादा अम्लीय होना ही, ठीक है, इस मिश्रण का ज्यादा अम्लीय होना ही ये तीनों प्रोडक्ट को कहता है कि तीनों प्रोडक्ट बनने चाहिए। तो हम कहेंगे ए तथा आर दोनों सत्य हैं, तथा आर जो है ए की सही व्याख्या है। बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा विकल्प ए पर। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या दिया गया है, नीचे दिए गए रूपांतरण के लिए सही कथन को पहचानिए। ये हमारे पास एक अमोनियम एनिलीनियम कह सकते हैं आप, अमोनियम लवण है जिस पर 2 CH3 और ऐसे लगा हुआ है, और फिर C2H5ON ने दे रखा है, C2H5OH में देखो क्या बनता है। ए जो है देखो बेटा, सिंपल सी आपको बात बताई जाए, ये हमारे पास सोडियम इथोक्साइड एल्कोहलिक बेस है एक तरीके का, ठीक है, और ये हमारे पास लिविंग ग्रुप है। इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि CH3 CH2 और CH, और यहां पर है N
CH3 CH3 और शायद एक पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए था, नहीं एक और ग्रुप भी होना चाहिए था, खैर कुछ लगा होगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर है एक और बॉन्ड लगा होना चाहिए था, और यहाँ पर है CH3। तो इसमें क्या होता है बेटा, ये होता है हमारे पास लीविंग ग्रुप, ठीक है, ये होता है हमारे पास लीविंग ग्रुप जो कि बाहर निकलेगा। अब इसके निकलने पर यहां पर आएगा कार्बोधनायन, और उस कार्बोधनायन के बाद ये हमारे पास बीटा कार्बन है और ये हमारे पास बीटा कार्बन है, तो दोनों कार्बन में से किसी एक पर हाइड्रोजन हट जाएगा और एल्कीन बन जाएगी। तो यहां पर मुख्य और सामान्य आपको बताना है। तो भाई मुख्य जो प्रोडक्ट होगा वो तो यहां से डबल बॉन्ड निकलेगा, तो हमारे पास क्या होगा CH3 CH2, ठीक है, CH3 CH2 और यहां पर CH डबल बॉन्ड CH और CH3 ये बनेगा। और भाई सामान्य मतलब नॉर्मल बताना है तो उधर से, तो देखो भाई ए जो है CH3 CH2 CH CH CH3 बिल्कुल ठीक है, ए में ये ठीक है, तो सेम ही दे रखे हैं क्या दोनों बार बेटा, यहां पर विकल्प शायद दोनों ही सेम बना दिए इन्होंने। अच्छा होफमान और सत्यजक सेजेफ ठीक है। अब आपको एक बात याद होगी कि ये जो बेस होगा ना हमारे पास, ये वाला जो बेस होता है एल्कोहलिक इथोक्साइड, ये छोटे बेस होते हैं, तो छोटे बेस क्या होते हैं, सेजेफ प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा ये क्या कहलाएगा बेटा जी, सेजेफ प्रोडक्ट है ये, ठीक है। और ये क्या होगा बेटा जी, होफमान प्रोडक्ट, होफमान प्रोडक्ट। तो देखो भाई ये बात सही है कि हमारे पास ये बनेगा मेन मुख्य उत्पाद ये होगा, लेकिन इसको सेजेफ कहते हैं। ये मुख्य उत्पाद है लेकिन इसको होफमान नहीं कहते, तो ये गलत हो गया, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये मेजर बनेगा, ए जो है ये है और होफमान उत्पाद है, तो फिर ये भी नहीं होगा, और इसको आप सेजेफ कह नहीं सकते। तो मतलब कहने वाली बात है, ऑप्शन नंबर ए पर टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। लिविंग ग्रुप जो है वो हमारे पास थोड़ा सा बड़ा है। आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन तथा दूसरा कारण आर के रूप में दिया गया है। जेई मेंस 2022 में आया था ये। अभिकथन एक, एनिलीन तथा निर्जली के लिए AlCl3 के साथ CH3Cl की प्रयोगात्मक अभिक्रिया ऑर्थो तथा पैरा मैथिल एमीन नहीं देती। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो एनिलीन होता है वो हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता, ऑर्थो और पैरा पर मिथाइल ग्रुप नहीं लगता। एनिलीन का NH2 समूह निर्जलीय AlCl3 के साथ लवण निर्माण कारण विस्करीय हो जाता है तथा अतः उत्पाद के रूप में मेटामेथिल एनिलियम देता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर यही है बेटा कि यहां पर जो है ये अभिक्रिया नहीं देगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको थोड़ा सा बताया था एक जगह पर, ये वाला देखो कि यहां पर ये AlCl3 इसके साथ अभिक्रिया करके लवण बना लेता है, ठीक है। तो मतलब अब हम यहां पर कहेंगे, इस वाले विकल्प पर जाएंगे कि भाई एनिलीन का NH2 समूह निर्जलीकरण AlCl3 के साथ लवण निर्माण कर लेता है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास, सत्य। तो दोनों स्टेटमेंट सत्य है और जो रीजन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पर दिया गया है कथन एक तथा आर दोनों सत्य तथा आर ए की सही व्याख्या है, तो विकल्प ए को आप टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है बेटा। चलिए अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन, अच्छा अगला क्वेश्चन बेटा है नहीं, मतलब खत्म हो गया ये चैप्टर। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, क्वेश्चन करने में आपको आसानी हुई होगी और किस तरीके से क्वेश्चन पे अप्रोच रखनी है, क्या क्या सोच के आगे बढ़ना है, समझ में आया होगा। तो अपना ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।